हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति। तो हम शुरू करते हैं। ये था विस्थापन दूरी समय ग्राफ। अब हम नया ग्राफ शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। अगर मैं आपको वेग और समय के बीच में ग्राफ दूं तो आप उससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। और जो ये पॉइंट्स बता रहा हूं ना मैं, कि ये इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा या क्या होगा, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके बोर्ड में भी और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें और कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम करेंगे आगे। बट बेसिक यही रहेगा कि आपको यही नजर रखनी है कि कहां पर ढाल कैसा है। यहां पर अब क्या है, वेग है। एक्स वाई एक्सिस पर क्या है, वेग। और एक्स एक्सिस पर समय। चलिए पहले बताइए, ये आपके पास ऐसे लाइन है जो समय के समानांतर है, परंतु कौन से उसमें, वीटी ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या क्या जीरो होगा, वेग क्यों जीरो होगा, वेग की तो कोई वैल्यू है यहां पर। ये समय दूरी ग्राफ नहीं है, ये वेग समय ग्राफ है। वी है ये, वाई एक्सिस पर देखो, वी की कोई वैल्यू है ना। तो वी क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट है। आई बात समझ में या नहीं आई। देखो ये ग्राफ देखो ढंग से, ये वी है और ये टी है। वाई एक्सिस पर आपका वी है। तो इसका मतलब भाई, नंबर दे देता हूं मैं। मान लो वी का नंबर है 1 2 3 4 5, ये 6 है, जस्ट सपोज, मतलब खुद। तो ये वी की वैल्यू 6 है। और टाइम आपका 1 2 3 4 5 6। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, वेग क्या है, 6 ही था। फिर दूसरे, जब 2 घंटे हुए जब भी 6 ही है, 3 घंटे हुए जब भी 6 ही है। तो इसका मतलब क्या है, 6 ही है, यानी कि कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, वेग नियत है, कांस्टेंट। और जब वेग नियत है तो इसका मतलब त्वरण कैसा होगा, जीरो। बिल्कुल सही। ठीक, आया समझ में। अब अलग तरीके दूसरा देखिए। अब अगर ये वाला हो ग्राफ, अच्छा इससे पहले ये वाला हो, इसका मतलब क्या है। अच्छा यहाँ पे एक बार बताता हूँ, एक चीज, ये शॉर्टकट याद हो। वीटी का ढाल क्या होता है, कहीं पे आपको ढाल मिलेगा, कहीं पे प्रवणता मिलेगा, क्या होता है, वीटी का ढाल। वेग परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण। तो इसका ढाल क्या होगा, त्वरण होगा। तो इसका ढाल क्या है, हर जगह कांस्टेंट है ना। भाई ढाल क्या है, हर जगह बराबर है। तो इसका मतलब त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट या फिर नियत। ठीक है। अच्छा वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना। तो इसका मतलब वेग नियत नहीं है। अच्छा अब यही वाला ग्राफ ऐसे हो, इसका मतलब क्या है, वेग की वैल्यू पहले से कुछ थी, जब शुरू किया हमने उस टाइम पर भी उसका वेग कुछ था, मतलब जीरो नहीं था। यहां पे क्या था, जीरो। यहां पर जीरो नहीं था, कोई वैल्यू पहले से थी और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती चली गई, है ना। तो मान लेते हैं ये यू था और ये टी टाइम बाद वी हो गया, है ना। ठीक। अब अगर ये वाला ग्राफ ऐसे हो तो देखो, इसका ढाल क्या बताया मैंने, वन। भाई वीटी ग्राफ का ढाल क्या है, वीटी ग्राफ का ढाल क्या है, त्वरण। तो जब यहां पे ढाल कैसा है, यहां के मुकाबले, अगर इसका ढाल देखोगे तो क्या हो रहा है ढाल में, ढाल चेंज हो रहा है ना। यहां पे ढाल क्या है, कम है।
फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर और ज्यादा बढ़ा। हाँ या ना? बढ़ रहा है ना? तो ए क्या है? परिवर्ती है। अच्छा, कैसा चेंज है ये? पॉजिटिव है, निगेटिव है? बढ़ रहा है, घट रहा है? तो यानी कि बढ़ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन यही आता है कि आपको ग्राफ दे देगा और बताएगा कि त्वरण बढ़ रहा है या घट रहा है, या वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक। अब अच्छा, अगर ग्राफ ये हो, आपके पास कोई पहले से वेग था और वो धीरे 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 जीरो हो गया, इसका मतलब यही है ना? भाई पहले कोई वेग था और फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे जीरो हो गया। पहले त्वरण क्या था? ये ढाल कैसा है? अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, मैथ में आती है। जब ढाल ऐसा होता है, ऐसा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ढाल। इसको कैसे बोलते हैं? पॉजिटिव ढाल, यानी कि धनात्मक। पर अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक ढाल, यानी कि समय के साथ घट रहा है। एक्स एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? यही वाला ग्राफ है ना? मतलब ढाल तो बढ़ रहा है, परंतु किसमें? ऋणात्मक दिशा में, यानी कि मोर निगेटिव होता जा रहा है। पहले कुछ निगेटिव था, फिर और ज्यादा निगेटिव हो गया, और ज्यादा निगेटिव हो गया, फिर बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया। अच्छा, ये कुछ शो करता है कि इस तरीके का ढाल, कि जहां पे आपका त्वरण क्या होता जा रहा है? बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और किसमें? निगेटिव में, मतलब कि आप घटाने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा तेजी से। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया ना? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीटी ग्राफ में, जब भी आप कोई ग्राफ ऐसा खींचेंगे वीटी, अगर मान लो आपको निकालना है कि इस समय से इस समय के बीच में कितनी दूरी तय किया। भाई भाई यहां पे वीटी ग्राफ है ना, ये वीटी में वेग तो पता चल रहा है समय के साथ, परंतु आपको पता करना है कि दूरी कितनी तय करी उसने। दूरी कितनी तय करी? तो दूरी आप निकालते हैं उसके क्षेत्रफल से। क्या क्षेत्रफल? कैसे बोलेंगे, कौन सा क्षेत्रफल होगा? जो आपके ग्राफ की लाइन है, ठीक, जो आपके ग्राफ की लाइन है उससे समय ग्राफ लाइन, जो समय की लाइन है उसके बीच का जो क्षेत्रफल है, कहां से कहां तक का? जो आपके ग्राफ की लाइन है उससे जो आपके समय की लाइन है उसके बीच के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? दूरी। अच्छा, ये कैसे हुआ? सोचो, हमारे पास फॉर्मूला क्या था वी का? डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी है ना? यही है ना? वी बराबर क्या होता है? डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। और मुझे निकालना है कि भाई यहां से यहां तक जो दूरी चेंज हुई, वो समय परिवर्तन तो डेल्टा टी था, और यहां से यहां तक के बीच में दूरी जो तय करी होगी डेल्टा एस की होगी, पर मुझे पता नहीं है कि कितनी दूरी तय किया उसने। और मुझे पता है इसका वेग क्या है? वी है इस पॉइंट पर। ठीक, तो चली गई दूरी, मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू है, वी की भी है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? वी इंटू डेल्टा टी। हाँ या ना? तो वी इंटू डेल्टा टी। तो अब देखिए जरा, इसका एरिया कितना होगा? यही तो होगा। वी क्या होगा? अगर मैं इस, ये क्या बोलते हैं, आयत को देखूंगा, तो इस आयत का एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? यहां से यहां तक की वी ना, वी माइनस जीरो। और चली गई, बीच का समय कितना होगा? ये वाली दूसरी चौड़ाई कितनी है? डेल्टा टी। तो जो आपका वेग समय ग्राफ होगा उससे अगर आपको दूरी निकालनी है, चली गई, तो आप कैसे निकालेंगे? जो ग्राफ है उसका तथा समय के, समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। क्या? जो ग्राफ की लाइन है और जो समय अक्ष है उसके बीच का क्षेत्रफल। अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन व्यक्त करता है। ठीक, ये याद रहेगा? हाँ या ना? न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेसिस पे। चलिए, अच्छा, आप लोगों ने सबने नाइन्थ में
मोशन तो पढ़ा था ना, गति पढ़ी थी, गति तो पढ़ी थी ना सब लोगों ने। गति के समीकरण याद है किसी के? बताओ गति के समीकरण। सर बी बराबर यू प्लस 80, हाँ ठीक। एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और सर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस प्लस 2 एस। है ना, ये इक्वेशन आप लोगों ने नाइन्थ में बहुत अच्छे से यूज किए थे, है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए। ये ड्राइव कर रहे हैं कभी कि ये कैसे आते हैं ये तीनों इक्वेशन? ये आते हैं आपके इसी तरीके के ग्राफ से, और इस वाली टर्म के हिसाब से कि दूरी कितनी होगी। तो आज हम भी वही ड्राइव करेंगे। तो क्या करेंगे, गति के समीकरणों का निकालेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। निगमन मतलब डेरिवेशन, है ना, कि निकालना। तो इसके लिए हम ना एक कंडीशन ले लेते हैं। अब देखिए, ये है आपका वेग और ये है आपका समय, यानी कि आपका समय वेग ग्राफ है ना, वेग समय ग्राफ। ठीक। अब हमने शुरू किया कि भाई कोई वस्तु थी, उसका पहले से कोई वेग था, और वो टी टाइम चली और उसका वेग बदल गया, है ना। जब वो शुरू किया तो उसका वेग क्या था, u, और जब वो रुकी तो उसका वेग हो गया v। ठीक। तो उसका वेग u था शुरू में, और फिर वेग हो गया v, और इसके बीच के लिए उसने टाइम लिया t, यहां से यहां तक। ठीक। तो माना एक वस्तु थी जिसका प्रारंभिक वेग u था, और t समय चलने के पश्चात उसका वेग v हो गया। ठीक। अब देखिए, वस्तु t बराबर 0 पर उसका वेग u था, थोड़ी टाइम चली, कितने टाइम, t टाइम, और उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो अब हमें बताना है कि भाई, अच्छा यहां पे एक मैं आपको बता देता हूं, जब हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, हम ज्यादातर में क्वेश्चन में त्वरण हमेशा एक समान रखेंगे। त्वरण क्या रहेगा, समान, कांस्टेंट। त्वरण चेंज ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपके नहीं होगा, ज्यादातर, मतलब मैं ऐसा कोई हार्ड लाइन नहीं बना रहा हूं कि होगा ही, बट ज्यादातर में। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप एक समान त्वरण लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो यहां पे भी क्वेश्चन वही, त्वरण समान है, और वेग v से u से v हो गया, कितने टाइम में, t टाइम में। तो हमने आपको त्वरण का फॉर्मूला बताया था क्या, त्वरण का फॉर्मूला बताओ। बी माइनस टू अपॉन टी, डेल्टा v ओवर, यही ना, कि वेग में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, मतलब कुल चली गई दूरी, सॉरी, कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय, है ना। अच्छा यहां पे थोड़ा ये जो ग्राफ है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर दूं, ये मान लेते हैं ए से चला था, बी तक चला था, और थोड़ा सा इसको अच्छे से देखने के लिए डी। ठीक, और इसको ई बोल देते हैं। ठीक है। तो डेल्टा वी कितना होगा, वेग परिवर्तन कितना होगा भाई, ये वाली डिस्टेंस ना, यहां से यहां तक की, भाई ये वाले आपकी दूरी है, तो आप मेनली ढाल निकालते हैं ना। तो ढाल क्या होता है, दिस ओवर दिस, है ना, वाई में परिवर्तन बटे एक्स में परिवर्तन। तो ये कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस, बीसी ओवर एसी, है ना। ए, अच्छा ये टी है, तो ये भी तो टी होगा ना, यहां से यहां तक, क्योंकि ये सब समानांतर रेखाएं हैं। और ये यहां से यहां तक की दूरी भी है, और यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये कितनी होगी, v माइनस यू ना, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, v माइनस यू, और ac कितना हो गया, t।
और ये किसके बराबर हो गया, ए के। हाँ या ना, ये समझ में आया? तो अगर मैं टी को उधर ले जाऊं, अच्छा लास्ट इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। तो टी को इधर ले जाऊं तो ए टी बराबर वी माइनस यू, और मैं अगर u को इधर ले जाऊं तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। हाँ या ना? इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, इसको इक्वेशन, बताइए ये समझ में आई? मैं आ गया सर। चलिए आ गया है तो अब देखिए जरा, ये समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई। सर हाँ सर ये जो इक्वेशन आई है, हाँ, पर इसको त्वरण भी तो कर सकते हैं। त्वरण, इक्वेशन को त्वरण क्यों कहोगे, इक्वेशन त्वरण नहीं है, ए त्वरण है। नहीं सर, उसी से तो आया है सर। हाँ आया उसी से ही है, ऐसे तो मतलब आप सही बोल रहे हो कि त्वरण से आया, बट उसको त्वरण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि त्वरण तो सिर्फ एक मतलब क्वांटिटी का नाम है। ऐसे तो इसके अंदर वी भी है, यू भी है, टी भी है ना? अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी जो हमने बताई थी। वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है ना? हमने क्या कहा, वस्तु यहां से यहां तक गई और प्रारंभिक वेग u से v हो गया और टाइम कितना लगा, स्मॉल टी। ठीक, अब यदि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी s हो तो, अगर वस्तु ने कुल दूरी s तय की थी तो s किसके बराबर होना चाहिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग s कितना होना चाहिए? हमने क्या बताया था कि तय की गई दूरी क्या होगी, जो आपका ग्राफ लाइन है और जो आपका समय अक्ष है उसके बीच का क्षेत्रफल। तो उस चीज के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल कितना है, ये ना, ये वाला, समझ में आ रहा है कौन सा क्षेत्रफल बोल रहा हूं? भाई ये आपका ग्राफ है और ये आपका समय अक्ष है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल क्या है, ये वाला। तो यानी कि क्षेत्रफल ऑफ ए बी डी ओ। आई बात समझ में, ए बी डी ओ। ठीक, अब एबीडीओ को, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी करूं तो ये ऐसा हो सकता है ना कि ये आयत, ये तो एक आयत है और ये एक त्रिभुज है, तो मैं इस पूरे क्षेत्रफल को दो पार्ट में डिवाइड कर लूं कि भाई पूरा क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, क्षेत्रफल ऑफ एसीडीओ प्लस क्षेत्रफल ऑफ एबीसी। हाँ या ना? सर पूरे का क्षेत्रफल क्यों निकाल? दूरी निकालने के लिए, चली गई दूरी बराबर किसके थी, जो आपकी ग्राफ लाइन है और जो समय अक्ष है उसके बीच का क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल इसलिए निकालना है। त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल ऑफ एसीडीओ क्या होगा, एओ गुना एडी। भाई आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ए ओ या ओ ए इंटू ओडी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, एसी, और ऊंचाई कितनी है, सीबी। ओए, ओए कितना है, ये कितना है, यू ना, यहां से यहां तक कितना था, यू, और यहां से यहां तक वी, और ये कितना है, टी। यू इंटू टी प्लस हाफ। एसी कितना है, एसी, एसी भी तो टी है। सीबी, ये सीबी, ये कितना है, वी माइनस यू। एस बराबर, ठीक, एस इज इक्वल टू होगा यूटी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। ठीक,
ये हो गया v माइनस यू। अब v माइनस यू देखना जरा, हमने कहीं निकाला था क्या? v माइनस यू किसके बराबर है? a इंटू टी के। समीकरण एक से v माइनस यू बराबर ए टी रखो, तो s बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। तो s इज इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो आप इक्वेशन पढ़ते हो, गति की द्वितीय समीकरण, है ना? ठीक। तो इसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? गति की द्वितीय समीकरण। अब आते हैं, ये समझ में आया? तो कैसे निकालोगे इसको? देखो स्टेप वाइज ध्यान में रखा करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? दूरी बराबर कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल को फिर आप क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आ जाएगा, v माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे ए टी से, जो हमने समीकरण एक में ड्राइव किया था। आगे बात समझे? अब आ जाते हैं समीकरण तीन के लिए। समीकरण तीन के लिए यही वाला यूज करेंगे। चली गई दूरी बराबर एरिया ऑफ किसका? जो कुल क्षेत्रफल था, ए बी डी ओ। अच्छा, इस तरीके के त्रिभुज का, तो सॉरी चतुर्भुज का एरिया आप लोगों को कुछ याद है फॉर्मूला? अगर ऐसा कभी चतुर्भुज आता था तो इस तरीके का, ये कैसा चतुर्भुज है? देखो दो रेखाएं समानांतर है और बीच में एक हाइट है। तो इस तरीके के चतुर्भुज का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब चतुर्भुज ऐसा होता था, ज्यादातर आपको ऐसा देखने को मिलता था। वो ऐसे चतुर्भुज का एरिया क्या होता था, है याद? जब दो रेखाएं समानांतर होती थी, उसका फॉर्मूला होता था 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। क्या समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? समानांतर रेखाओं के का योग गुना ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। दोनों यूज कर सकते हैं, ज्यादा सही वर्ड उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक। समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। भाई एक तो ये समानांतर भुजा एओ और पीडी। एओ प्लस, अच्छा इनके ऊंचाई बताओ, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? भाई समानांतर भुजाएं तो ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है? भाई ये है ना लंबवत दूरी। ओडी या फिर एसी दोनों ही लंबवत है, तो इंटू ओडी। एओ क्या है? एओ क्या है? यू। एओ की क्या है? यू है। और ओवी, सॉरी डीबी क्या है? भाई ये कितनी थी टोटल? वी है ना, और ये कितनी है? यू। जब भी तो ये वी माइनस यू आया था, तो ये कितना है? वी। और ये कितना है? यू। और ये कितना है? टी। ओडी कितना है? टी। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो ये कितना हो गया? एओ यू प्लस वी, और ये कितना हो गया? टी। और ये किसके बराबर हो गया? एस के। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। पर मुझे इस इक्वेशन में ना टी नहीं चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन और वी और यू चाहिए, टी को हटाना है खाली। तो मेरे पास अभी इक्वेशन थी ना, v माइनस यू बराबर किसके था? ए टी के। तो यहां से t बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू ओवर ए ना। तो रख दो इसमें, ये कितना हो गया? v माइनस यू ओवर ए, और ये s, तो इसके बटे में, तो ये हो गया s बराबर, ये देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
और ये नीचे क्या हो गया, 2a। 2a इधर ले आओ, तो कितना हो गया, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या थोड़ा और अच्छे से लिखना हो तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आई बात समझ में? तो इसमें भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, परंतु यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगेगा, समानांतर चतुर्भुज का। और समानांतर का चतुर्भुज का लगने के बाद इसमें टी की जगह क्या हो जाएगा, वी माइनस यू ओवर ए। तो बस दो स्टेप याद रखो, थर्ड इक्वेशन आप ड्राइव कर लोगे इजीली। स्टेप, चतुर्भुज का एरिया, समानांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, टी को रिप्लेस करना है किससे, वी माइनस यू ओवर ए से। ठीक। अच्छा, इसको समीकरण को क्या बोलते हैं, थर्ड। ये यहां तक तो आप लोगों ने ज्यादातर पढ़ा है, नाइन्थ में पढ़ा है, परंतु जब आप 11th में आ गए तो थोड़ा कुछ एडवांस होगा ऑफ कोर्स। तो अब आपके पास एक चौथी क्वेश्चन और आ जाती है, उसको बोलते हैं टीएथ समय में चली गई दूरी। टीएथ समय का मतलब क्या है, भाई आप चल तो रहे हो, ठीक है, आपसे पूछा यार तू ठीक है जितनी दूरी तय किया किया, तू ये बता कि लास्ट में जो तेरा सेकंड था इस टाइम पे था तो 2 बजे तू कितनी दूरी तय किया, है ना, कि उस टाइम पे कितनी दूरी तय किया, उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसके लिए आपकी फोर्थ इक्वेशन आती है, उसको क्या कहते हैं, nth समय पर चली गई दूरी। अच्छा, ये nth समय पर अगर मुझे दूरी निकालनी तो क्या होगी भाई, मैं n टाइम तक टोटल दूरी कितनी तय किया, माइनस उससे जो पहला सेकंड था वहां तक दूरी तय किया। भाई मान लो nth सेकंड तक मैं इतनी दूरी तय किया कुल, है ना, nth तक, यहां से यहां तक n टाइम में, और मैं n-1 टाइम में यहां से यहां तक दूरी तय किया, है ना। तो nth सेकंड में कितनी दूरी तय किया, ये वाली ना, या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जो उससे पहले वाला टाइम था बस उसमें चली गई दूरी को घटा देंगे। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी। तो n सेकंड में दूरी कितनी चली गई होगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t कितना है, n ना, तो n रखो, u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहां पे t कितना है, n-1, तो u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो। अब देखो u के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो u n माइनस यू प्लस हाफ ए n-1 का वर्ग। भाई a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया। देखो nth सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, टोटल n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी। यहां तक समझ में आया, आया ना यहां तक। तो अब जब n सेकंड में चली गई दूरी है मेरे पास, टाइम के अकॉर्डिंग चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या है, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, द्वितीय समीकरण। तो n सेकंड में चली गई दूरी का मतलब क्या हुआ, तो t की जगह क्या रख दूंगा, n ना, तो t की जगह n रखा, आया ना, सही है। अब मुझे माइनस करना है n-1 सेकंड में चली गई दूरी, तो मैंने t की जगह क्या रख दिया, यहां समझ में आया। अब बस इसको ही सोल्व करना है, ये अलग रखा, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, u के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब ये वर्ग है ना a माइनस बी का वर्ग, इसको खोलो, क्या हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बस इसको सबको बाहर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कुछ कटता है क्या। माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हाफ ए और माइनस माइनस प्लस
तो ये हो गया हाफ ए इंटू 2n। ये समझ में आया? फिर मैंने क्या किया, हाफ ए की अंदर मल्टीप्लाई कर दी और साथ में माइनस साइन की। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें कुछ कट रहा है क्या? प्लस यूएन माइनस यूएन एक दूसरे से कैंसिल। हाफ ए स्क्वायर, सॉरी टी नहीं एन, सॉरी सॉरी यहां गड़बड़ कर दिया, ये तो एन था ना टी की जगह। हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल। तो अब ये बचा u हाफ ए और हाफ ए इंटू 2n। तो u, अगर देखो इसमें a दोनों में है ना, तो मैं हाफ ए कॉमन ले लू। हाफ ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा -1 और ये +2n। तो डायरेक्ट लिख दूं 2n-1। तो nth सेकंड में चली गई दूरी का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, Sn बराबर u प्लस हाफ ए 2n-1। और ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा आपके प्रॉब्लम्स में। nth सेकंड में चली गई दूरी। आई बात समझ में? चलिए।